हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक वीतान से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के दो मेन शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने महाकुंड के बारे में पढ़ा था। महाकुंड क्या होता है? ये एक तरह का कुंड होता था जिसमें पानी भरा होता था और सभी एक साथ मिलकर इस कुंड में नहाया करते थे। लेखक कहते हैं महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। लेखक कहते हैं कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के बचे हुए हिस्से हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, यानी कि इस इमारत के बीचों बीच एक खुला बड़ा एरिया है। 3 तरफ बरामदे हैं, इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। यानी कि इस खुले बड़े एरिया में 3 तरफ बरामदे हैं और इन बरामदों के साथ कभी छोटे छोटे कमरे बने हुए होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थीं। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। यानी कि पुरातत्व के जानकार ये कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में, यानी कि धर्म से जुड़े हुए अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं, यानी कि जहाँ पर पढ़ाया जाता था, ज्ञान दी जाती थी, ज्ञान ली जाती थी, ज्ञानशालाएं धार्मिक अनुष्ठानों में सटी हुई होती थीं। और इस नज़रिए से इसे, यानी कि चूँकि धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ज्ञानशालाएं सटी होती थीं, इसलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। लेखक कहते हैं कि महाकुंड के दक्षिण में, यानी कि एक भग्न इमारत है, यानी कि जो टूटी फूटी इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। और ये जो टूटी फूटी इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यानी हॉल में कितने खंभे हैं? 20 खंभे हैं। अनुमान है कि ये राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। लेखक कहते हैं कि ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो हॉल है जिसमें 20 खंभे हैं, ये राज्य सचिवालय या फिर सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। लेखक कहते हैं कि जब वो सामुदायिक भवन घूम लेते हैं, ज्ञानशाला घूम लेते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र घूम लेते हैं या फिर दूसरी इमारत घूम लेते हैं, इसके बाद वो बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बस्ती की ओर जाते हैं। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। लेखक कहते हैं कि जो गढ़ थी वो थोड़ी से ऊंचे टीले पर बनाई गई थी, लेकिन जो बस्ती थी वो छोटे टीलों पर बनाई गई थी, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। कि इन्हें नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है, छोटे टीलों पर बनी हुई बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। यानी कि जो गढ़ है वो ऊंचे टीले पर बनाई गई थी और जो बस्ती थी वो छोटे टीलों पर बनाई गई थी। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। लेखक कहते हैं कि जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान टीलों का आकार घट गया है। यानी कि अगर कुछ बड़े टीले भी होंगे तो वो खुदाई की वजह से उनका आकार घट गया है, वो छोटे टीले बन गए हैं। कहीं कहीं वे फिर ज़मीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। लेखक कहते हैं कहीं कहीं इतनी खुदाई हुई है कि जो टीले हैं वो ज़मीन से जा मिले हैं और बस्ती का जो कुआं है ऐसा लगता है जैसे कि मीनारों की शक्ल में, यानी कि जो कुआं है वो पूरा बड़ा सा कुआं मीनार की तरह लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि कुआं ज़मीन से निकलकर धरती के ऊपर आ गया है। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। लेखक कहते हैं कि जो पूरब की बस्ती है, यानी कि पूरब की तरफ जो बस्ती है वो रईसों की बस्ती है, यानी कि बड़े बड़े लोग वहाँ रहते थे और जो संपन्न थे, यानी कि जिनके पास दौलत थी। हालांकि आज के युग में, यानी कि आज के ज़माने में पूरब की जो बस्तियां हैं, पूरब की तरफ जो शहर हैं, गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं।
मोहनजोदड़ो इसका उलट था। जो मोहनजोदड़ो है इसका उलट था। वो पूरब में होने के बाद भी वहाँ की जो बस्ती थी वो संपन्न थी, लोग वहाँ सुखी थे और अमीर थे। यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। लेखक कहते हैं कि पूरब की जो बस्ती थी वो रईसों की बस्ती थी। क्यों रईसों की बस्ती थी? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े घर थे, चौड़ी सड़कें थीं और ज़्यादा कुएं थे। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हो रही थी तो जितने भी खंडरों की खुदाई हुई थी तो अलग अलग लोग उनकी खुदाई करवा रहे थे। अलग अलग जो पुरातत्ववेत्ता थे उनकी खुदाई करवा रहे थे। चूँकि कई पुरातत्ववेत्ता खुदाई करवा रहे थे इसलिए उनका संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, यानी कि जैसे कि जो दीक्षित काशीनाथ थे, जब उन्होंने जिस जगह खुदाई करवाई थी उस जगह पर डीके हल्का उस जगह का नाम दे दिया गया। हल्का मीन्स क्षेत्र और डीके यानी कि दीक्षित से डी लिया गया और काशीनाथ से के, और इस तरह से उस क्षेत्र का नाम डीके हल्का रखा गया। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं, यानी कि जो दीक्षित काशीनाथ है इन्हीं के नाम पर या उनके नाम पर यहाँ पर 2 हल्के हैं, यानी कि 2 क्षेत्र हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है और जो डीके क्षेत्र है वो दोनों बस्तियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। लेखक कहते हैं कि शहर की जो मेन सड़क है जिसे फर्स्ट स्ट्रीट कहा जाता है यहीं पर है, यानी कि डीके हल्का में है और ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कि कभी पूरे शहर को नापती है, यानी कि बहुत लंबी सड़क है। अब ये आधा मील बची है और ये सड़क अब कितनी बची है? आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं और जो ये सड़क है इसकी चौड़ाई 33 फुट है, यानी 33 फुट चौड़ी ये सड़क थी। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो में किस तरह के वाहन यूज़ किए जाते थे, इनके 3 तरह के वाहनों के सबूत मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। लेखक कहते हैं कि जो पहला वाहन था बैलगाड़ी थी, इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं और जो ये सड़क थी इस पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं, यानी इतनी चौड़ी सड़क थी। ये सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाज़ार था और जो ये मेन सड़क है कहाँ पहुँचती थी? जहाँ पर मेन बाज़ार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं और जो ये सड़क है इस सड़क के इधर भी घर है और इधर भी घर है, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी ये जो सड़क है इसके इधर जो भी घर है इस घर की कोई भी दरवाजे इधर नहीं खुलती थी। बस घर की जो पीछे का हिस्सा होता था वही सड़क की तरफ होता था, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, यानी कि जो घर होता था उनके दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं और उनके जो दरवाजे हुआ करते थे, ऐसे घरों के दरवाजे हुआ करते थे वो अंदर गलियों में खुलते थे। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। लेखक कहते हैं कि दिलचस्प संयोग है, कोइंसिडेंस है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली यानी ये जो तरीका था 50 साल पहले कार्बूजिए ने, यानी कि ये एक नाम है, इन्होंने इस्तेमाल की थी। यानी कि जो सड़क थी उसके तरफ जो भी उसके दोनों साइड जो भी घर होते थे वो सड़क पर नहीं खुलते थे, उनके दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। लेखक कहते हैं कि कार्बूजिए ने जो इस्तेमाल किया था ये शैली, तो इसके अनुसार जो था कि जो मेन सड़क होता था
उस मेन सड़क में किसी भी घर के दरवाजे उस सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। अगर घर में जाना होता था तो मेन सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता था, फिर घर की गली में, फिर घर में दाखिल होना पड़ता था। क्या कार्बूजिए ने ये सीख मोहनजोदड़ो से ली? लेखक कहते हैं कि कार्बूजिए ने ये जो शैली है, ये जो तरीका है जो उन्होंने अपनाया था कि सड़क के तरफ घर का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है, क्या कार्बूजिए ने ये सीख मोहनजोदड़ो से ली थी? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। लेखक कहते हैं कि कहा जाता है कि कविता से ही कविता बनती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। लेखक कहते हैं कि कलाओं की तरह यानी आर्ट की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा, कोई सीख चेतन अवचेतन मीन्स कॉन्शियस सब कॉन्शियस ऐसे ही सफ़र करती होगी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो नालियाँ बनी हुई थी वो सड़क के दोनों तरफ बनी हुई थी और ये समांतर दिखाई देती हैं, यानी कि दोनों इक्वल ही नालियाँ होती थी। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है और बस्ती के अंदर यानी कि जो मोहल्ला होता था उसके अंदर भी जो नालियाँ बनी होती थी वो भी सड़क के गली के दोनों तरफ बनी होती थी और दोनों समान बनी होती थी। हर घर में एक स्नान घर है। लेखक कहते हैं कि बस्ती के हर घर में एक स्नान घर, घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। लेखक कहते हैं कि घरों के अंदर जो पानी होता था और जो गंदे पानी होते थे वो नालियों से बाहर आते थे और हौद तक आते थे और फिर इन्हीं से वो नालियों के जाल से जुड़ जाते थे, यानी कि एक नाली दूसरे नाली से जुड़ी होती थी। तो इस तरह से जो पानी होते थे पहले नाली से होकर वो हौद तक आते थे, फिर इसी से फिर वो दूसरी नालियों से जुड़ जाते थे। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद है। लेखक कहते हैं कि कहीं कहीं पर जो नालियां हैं वो खुली हैं लेकिन ज़्यादातर जो नालियां हैं वो बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का ये बेहतर उदाहरण है। लेखक कहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो इतना एक्टिव था कि ये एक बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। लेखक कहते हैं कि बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और छोटी सड़कों के साथ छोटी गलियां भी हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। जो छोटी सड़कें थीं वो 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वो है कुओं का प्रबंध। लेखक कहते हैं कि इमारत से पहले जो चीज़ है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है वो क्या है? कुओं का प्रबंध, यानी कि कुओं का इंतज़ाम। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। लेखक कहते हैं कि जितने भी कुएं बने हुए हैं वो सभी पकी हुई और एक ही आकार की, एक ही शेप के ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। लेखक कहते हैं कि इतिहासकार ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली ऐसे मालूम की हुई संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है, यानी कि कुएं खोदकर वो ज़मीन के अंदर के पानी तक पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। लेखक कहते हैं कि इतिहासकार के मुताबिक सिर्फ मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? लेखक अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, यहाँ पर बहुत सारे कुएं बने हुए थे, कुंड बने हुए थे, कई स्नानागार बने हुए थे और बेजोड़ पानी निकासी थी, यानी कि जो पानी निकालने की जो कला थी वो अपने आप में बेमिसाल थी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पानी का इतना अच्छा प्लानिंग करके बनाया गया था,
इसीलिए लेखक कहते हैं कि क्या हम इसे जल संस्कृति कह सकते हैं? किसे कह सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या हम जल संस्कृति कह सकते हैं? बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। लेखक कहते हैं कि बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री जिनका नाम काशीनाथ दीक्षित है, उनके नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है, यानी कि एक एरिया डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं, यानी कि इस बस्ती की जो घरें हैं, जो घर है उनकी जो दीवारें हैं वो ऊंची हैं और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ ये लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। लेखक कहते हैं कि मोटी दीवार का मतलब ये लगाया जाता है कि ऐसे घरों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद ये शहतीरों की जगह हो। लेखक कहते हैं कि कुछ दीवारों में छेद हैं जो ये संकेत देते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि दूसरी मंजिल को उठाने के लिए, यानी कि एक घर के ऊपर दूसरी जो मंजिल है उसको उठाने के लिए शायद ये शहतीरों की जगह हो। शहतीर मीन्स बड़ा और लंबा लकड़ी का लट्ठा, इसे शहतीर कहते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ दीवारों में छेद है जो ये संकेत देते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि दूसरी मंजिल को बनाने के लिए शायद ये शहतीरों की जगह हो, यानी कि जैसे कि एक बीम होता है उस तरह की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, यानी कि जितने भी घर हैं वो ईंट के हैं, ईंट के बने हैं। एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 के अनुपात की। लेखक कहते हैं कि सभी घर ईंटों के हैं और सभी ईंटों का जो अनुपात है वो 1:2:4 है, यानी कि जो ईंटें थीं वो अगर सेंटीमीटर में माने तो 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर लंबा, इस तरह के अनुपात में थी, इस तरह के रेशियो में थी। सभी भट्टी में पकी हुई, और जितनी भी ईंटें थीं वो भट्टी में पकी हुई थी। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला-जुला निर्माण उजागर हुआ है। लेखक कहते हैं कि हड़प्पा से हटकर मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है और कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में पत्थर का यूज़ कम हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। लेखक कहते हैं कि कहीं कहीं नालियां ही हैं जो अनगढ़ पत्थरों से, यानी कि पत्थरों को तराशा नहीं गया था, वो जिस तरह से नेचुरल फॉर्म में थी उसी तरह से नालियों को ढका गया था। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। लेखक कहते हैं कि इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि जो घर बनाए गए थे उन घरों के सामने की दीवार में सिर्फ एंटर करने वाले ही दरवाजे बनाए गए हैं। इस दीवार में कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी कि दूसरी मंजिल पर। लेखक कहते हैं कि शायद खिड़कियां जो हैं, जो घर के ऊपर एक घर बनाए जाते थे, शायद उन्हीं दूसरी मंजिल पर ही खिड़कियां बनाई जाती हों। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। लेखक कहते हैं कि बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम, यानी कि काम धंधा रोजगार होता होगा। कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म, यानी कि कुम्हारी का काम यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते होंगे, या फिर कोई धातु कर्म होगा, यानी कि धातु का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ बनाया जाता होगा। हालांकि सभी घर खंडर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हालांकि सभी घर खंडर हैं, सभी घर के बचे हुए अवशेष हैं, लेकिन दिखाई देने वाली जो चीज़ है उन्हीं से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ घर छोटे भी हैं, कुछ घर बड़े भी हैं, लेकिन जितने भी घर हैं सभी एक कतार में हैं, एक लाइन में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर जो घर हैं उनका आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं और कुछ घर ऐसे हैं जो इसके दुगने भी हैं और तिगुने आकार के भी हैं, यानी कि ट्रिपल आकार के भी हैं।
इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। लेखक कहते हैं कि इनकी वास्तुशैली यानी कि मोहनजोदड़ो में जो घर बनाए गए हैं, इनकी वास्तुशैली, इनकी वास्तुकला कमोबेश यानी कि कम या ज़्यादा एक सी लगती हैं। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा यानी कि ये जो शहर है वो व्यवस्थित थी, वो नियोजित शहर है और शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो, कोई नियम नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इस घर में 2 आंगन हैं और करीब 20 कमरे हैं। DKBC हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हैरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 से 25 में राखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। लेखक कहते हैं कि DKBC हल्का आगे पूरब में है। हल्का मीन्स क्षेत्र। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के यानी कि पूरब के तरफ के एक घर से मिली थी। DKG की मेन जो सड़क थी, उस सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है, यानी कि ये जो HR हल्का है, इसे सड़क 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हैरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है। इन्होंने 1924 से 25 में राखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रहीं। लेखक कहते हैं कि यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई कहानियां हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। ये मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। लेखक कहते हैं कि प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प यानी कि डांस करती हुई एक शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि दुनिया में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। ये मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती हैं। लेखक कहते हैं कि यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। उपासना मीन्स आराधना, भक्ति। इस घर को आराधना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां हैं जो ऊपर की ओर यानी ऊपर से वो टूट फूट गई हैं, ऊपर की मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि पश्चिम में गढ़ी के जो गढ़ है उसके ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ ज़मीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर रंगरेज का कारखाना भी लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं। रंगरेज मीन्स जो रंगने का काम किया जाता है उसे रंगरेज कहते हैं। जो रंगने का काम करता है उसे रंगरेज कहते हैं। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर ज़मीन में ईंट से गोल गड्ढे बनाए गए हैं। ये माना जाता है कि ये जो गड्ढे हैं इनमें रंगाई करने के लिए बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है, यानी कि 2 कतार हैं और इन 2 कतारों में 16 छोटे छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, यानी कि जो एक कतार है ये मेन सड़क पर है और जो दूसरी कतार है वो पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। सब में 2-2 कमरे हैं, यानी कि जो भी मकान बने हुए हैं सब में 2-2 कमरे हैं और हर एक घरों में स्नान घर भी है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं, यानी कि जो बस्ती में कुएं बनाए गए हैं उसे सभी यूज़ करते थे। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। लेखक कहते हैं कि जो 1 मंजिला मकान है
शायद ये कर्मचारियों के मकान रहे होंगे, शायद ये कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में कुएं को सिर्फ छोड़कर सभी ऐसा लगता है कि सभी चौकोर हैं या फिर आयताकार हैं। नगर की योजना, बस्तियां, घर कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने के बाट आदि सब। लेखक कहते हैं कि नगर की योजना, बस्तियां, घर कुंड, बड़ी इमारतें, जो ठप्पेदार मोहरे थीं, चौपड़ का खेल था, गोटियां थी, तौलने के बाट जो थे, ये सभी या तो चौकोर हैं या फिर आयताकार हैं। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। लेखक कहते हैं कि छोटे घर जो हैं उनमें छोटे कमरे ये समझ में आते हैं कि छोटे घर हैं तो छोटे कमरे हैं, लेकिन बड़े घरों में भी छोटे कमरे बनाए गए थे और ये देखकर ताज्जुब होता है, अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो ये लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ ये विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली यानी भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। लेखक कहते हैं कि इसका एक मतलब तो ये लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी, इसी वजह से बड़े घरों में भी छोटे कमरे बनाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली यानी भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये विचार आया कि बड़े घरों में जो छोटे कमरे बनाए गए थे, छोटी जो कमरे थे वो निचली मंजिल में थे, वो निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। ऐसा कौन मानते थे? अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल। नृतत्व शास्त्री क्या होता है? इंसान की प्रागैतिहासिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, इसका अध्ययन जो करता है उसे नृतत्व शास्त्री कहा जाता है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियां नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनके ऊपर की मंजिल के निशान हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हों जो कालांतर में नष्ट हो गई। लेखक कहते हैं कि शायद लकड़ी की सीढ़ियां होंगी जो फिर बाद में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। लेखक कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि ऊपर की मंजिल में जो कमरे बनाए जाते थे उनमें ज़्यादा खिड़कियां हो, झरोखे हो और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। लेखक कहते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल बहुत पॉसिबल है कि पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं, यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। लेखक कहते हैं कि कुछ घर ऐसे हैं जिनमें बाहर की तरफ सीढ़ियाँ हैं, शायद यहाँ ऊपर की मंजिल में अलग परिवार रहते होंगे और नीचे की मंजिल में अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं। लेखक कहते हैं कि जो छोटे घर हैं, छोटे घरों की बस्ती में सीढ़ियां हैं लेकिन वो छोटी और संकरी हैं, यानी कि वो चौड़ी सीढ़ी नहीं है। उनके पायदान भी ऊंचे हैं और लेखक कहते हैं कि ये जो छोटी संकरी सीढ़ियां हैं उनके जो पायदान हैं वो भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। लेखक कहते हैं कि ऐसी सीढ़ियां इसलिए बनाई जाती होंगी क्योंकि शायद जगहों की तंगी होती होगी, इसी वजह से ऐसी छोटी संकरी सीढ़ियां बनाई जाती होंगी। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि जब इमारतों को देख रहे थे, घरों को देख रहे थे लेखक, वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़की या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है, यानी कि छज्जे नहीं बनाए गए थे। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए आम प्रावधान होता है। लेखक कहते हैं कि जो गर्म इलाके होते हैं उनके घरों में छाया के लिए छज्जे बनाए जाते हैं। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। लेखक कहते हैं कि क्या उस वक्त मोहनजोदड़ो में इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी क्योंकि उन्होंने छज्जे नहीं बनाए थे। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए, यानी कि जो मोहरे मोहनजोदड़ो के थे उनमें पशु बने हुए होते थे। शेर, हाथी या गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। लेखक कहते हैं कि मोहरों में शेर बने थे, हाथी बने थे, गेंडा बने थे, ये रेगिस्तान में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? लेखक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उस वक्त मोहनजोदड़ो में जंगल भी थे?
यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वविद शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। लेखक कहते हैं कि ये स्थापित हो चुका है कि मोहनजोदड़ो में अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वविद शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधु जो वासी थे वो कुओं से ही पानी लेकर सिंचाई करते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि दूसरा मोहनजोदड़ो के किसी भी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी मोहनजोदड़ो में नहर नहीं थे। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी, यानी कि मोहनजोदड़ो में बारिश काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? लेखक कहते हैं कि क्या बारिश के घटने की वजह से और कुओं का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से जो ज़मीन के अंदर के जो पानी है वो पहुँच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में ये इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? लेखक कहते हैं कि क्या पानी की कमी की वजह से मोहनजोदड़ो उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की जो समृद्ध सभ्यता थी वो उजड़ी? मोहनजोदड़ो में उस रोज़ हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साय साय की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। लेखक कहते हैं कि जब वो मोहनजोदड़ो में घूम रहे थे उस रोज़ हवा बहुत तेज़ बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से जब वो गुजरते थे हवा की साय साय की आवाज़, हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से सड़क पर कोई गाड़ी गुजरती है और किनारे की पटरी में रह रह कर के हवा के जो आवाज़ होते हैं उनके थपेड़े सुनाई पड़ते हैं, इसी तरह से हवा के साय साय की आवाज़ सुनाई देती थी। सुने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है। लेखक कहते हैं कि जो घर खाली होते हैं उनमें हवा की लय यानी कि हवा की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता, आखिरकार सब खंडर है। लेखक कहते हैं कि जो हवा है इतनी ज़ोर से चल रही थी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे, यानी कि कोने में भी अंधेरा होने पर भी हवा की आवाज़ सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं निकलना पड़ता, क्योंकि सभी जो घर थे वो खंडर हैं, सब कुछ खुला है, यानी कि जितना भी क्षेत्र है, जो भी इमारतें घर बनी हुई हैं सभी खुले हैं। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है। अब कोई घर अलग नहीं है, सभी घर एक दूसरे में खुलते हैं, दूसरा तीसरे में, यानी कि एक घर से आप दूसरे घर में जा सकते हैं। जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, यहाँ एग्जाम्पल देकर लेखक कहते हैं कि जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। लेखक कहते हैं लेकिन जो घर होता है वो सिर्फ एक नक्शा नहीं होता है, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है, हर घर में संस्कार होता है, भले ही वो 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो। लेखक कहते हैं कि भले ही कोई घर 5000 साल पुराना क्यों ना हो, लेकिन उनमें संस्कार होता है। हम में कमोबेश हर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो, किसी अजनबी घर में अनाधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो। लेखक कहते हैं कि लेखक और भी जो लोग घूम रहे थे वो पाँव को आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बहुत ही धीमी गति से, बहुत धीमी चाल से वो दाखिल होते थे, जैसे कि अतीत को निहारने की एक्साइटमेंट ही नहीं हो, बल्कि अजनबी घर में बिना अधिकार के ही चहलकदमी करने का अपराध बोध भी हो, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि दूसरे के घर में बिना अधिकार ही वो चहलकदमी कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए, सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेखक को ऐसा लगता है कि जब वो एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं तो वो बिना अधिकार के जा रहे हैं और उन्हें अपराध लग रहा था। एग्जाम्पल में वो कहते हैं कि जैसे किसी पराये घर में पीछे के दरवाजे से चोरी छुपे कोई घुस आए, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। लेकिन सभी जानते हैं कि अब कोई मोहनजोदड़ो में बसने नहीं आएगा।
लेकिन ये मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है, कल कोई यहाँ बसता था। लेखक कहते हैं कि पुरातात्विक अभियान यानी कि जो खुदाई की अभियान चल रही थी, उसकी ये खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी करके, यानी कि हर एक जो ईंट है उसको अच्छी तरह से कोमल तरीके से साफ करके इस तरह शहर और उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि ये एहसास हर वक्त साथ रहता है कि मोहनजोदड़ो में कभी कोई बसता था। ज़रूर ये आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, ज़रूर ये सभ्यता आपकी सभ्यता परंपरा है, लेकिन ये जो घर है वो आपका घर नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सका। लेखक कहते हैं कि अनचाहे मोहनजोदड़ो में वो घूम रहे थे और गलियों और घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सका। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंध गुजरात की जो दृश्य है वो एक जैसी है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लेखक को यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो से राजस्थान जोड़ जाती हैं। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेत, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। लेखक कहते हैं कि जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत हैं, बाजरे और ज्वार की खेती है, मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को कुलधरा की याद आई। कुलधरा मीन्स भारतीय राज्य के राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक जगह है जिसे रहस्यमय गांव कहा जाता है, यानी कि भूतों का गांव कहा जाता है। लेखक को भूतों के गांव की यानी कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। लेखक कहते हैं कि जो कुलधरा है वो जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है, यानी कि जो घर हैं वो पीले पत्थर से बनाए गए हैं। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं। लेखक कहते हैं कि उस खूबसूरती में यानी कि पीले पत्थर से बने हुए घरों में हरदम एक गम छाया है। गांव में घर तो हैं, लेकिन लोग गांव में नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। लेखक कहते हैं कि जो बस्ती थी जो पीले पत्थरों से बनी हुई थी, इस बस्ती में कोई 150 साल पहले राजा से तकरार होने की वजह से स्वाभिमानी गांव के हर लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए। लेखक कहते हैं कि जो दरवाजे थे, जो चीज़ें थी, उसे जो लोग थे, जो पीछे के लोग थे वो उठा ले गए। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। लेखक कहते हैं कि जो घर हैं वो खंडर हो गए लेकिन ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। यानी कि जो घर है, घर की दीवारें वैसे ही हैं, जो गेट है वैसे ही हैं, खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की ही बात हो। उस गांव से लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। यानी कि जो खंडर है, जो घर हैं वैसे की वैसे ही हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे थाम लिया। और वक्त को किसने थाम लिया? खंडरों ने थाम लिया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंडे, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। यानी कि राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं हैं, कुंड है, गली कूचे हैं, कच्ची पक्की ईंटों के घर भी आज भी वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले घर हुआ करते थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। लेखक कहते हैं कि जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 भागों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली हुई ठोस पहियों वाली मिट्टी के गाड़ी का भी चित्र है और उस चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में यूज़ की जाने वाली ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है।
तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। लेखक कहते हैं कि तस्वीर से उन्होंने यानी कि जॉन मार्शल ने एक सतत परंपरा यानी कि चलने वाली जो परंपरा है उस परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी और आरे वाले पहिए का जो इन्वेंशन है वो बहुत पहले हो चुका था, जब मैं छोटा था यानी कि जब लेखक छोटे थे। हमारे गांव में भी, लेखक कहते हैं कि लेखक के गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। यानी कि लकड़ी के पहिए बनाए जाते थे जो कि बैलगाड़ी से जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। लेखक कहते हैं कि जिनकी शादी होती थी, जो दुल्हन होती थी, वो पहली बार इसी बैलगाड़ी से यानी कि जिस बैलगाड़ी के पहिए लकड़ी के बने होते थे, इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ यानी कि बाद में लेखक के यहाँ भी आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। लेखक कहते हैं कि अब बैलगाड़ी में जीप से उतरे हुए जो पहिए होते हैं वो पहिए लगते हैं। हवाई जहाज़ के उतारू पहिए बाज़ार में आने के बाद ऊँटगाड़े गाड़ी नहीं का भी आविष्कार हो गया है। लेखक कहते हैं कि हवाई जहाज़ के जो पहिए उतारे जाते हैं वो बाज़ार में आने के बाद ऊँटगाड़े का भी इन्वेंशन हो गया है। रेगिस्तान के जहाज़ से हवा के जहाज़ का ये ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊँटगाड़े का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। रेगिस्तान के जहाज़ से हवा के जहाज़ का ये ऐतिहासिक गठजोड़ है। लेखक कहते हैं कि रेगिस्तान के जहाज़ से यानी कि ऊँट से हवा के जहाज़ का यानी कि एरोप्लेन का ये ऐतिहासिक गठजोड़ है। लेखक ये क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि हवा के जहाज़ का यानी एरोप्लेन के जो चक्के होते हैं, जो व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, उनको जब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नए पहिए एरोप्लेन में लगाए जाते हैं, तो जो पुराना पहिया होता है उसे यूज़ किया जाता है। ऊँट का इस्तेमाल करके जो गाड़ी बनाई जाती है, जिस गाड़ी को ऊँट खींचते हैं, उस गाड़ी के पहिए के रूप में एरोप्लेन के जो पहिए होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो ऊँट होते हैं वो हवा के जहाज़ का यानी कि एरोप्लेन से उनका ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी का या ऊँटगाड़े का यानी कि जिस गाड़ी को ऊँट खींचते हैं उस गाड़ी का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेज़बान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। लेखक कहते हैं कि जो गाइड थे, जो लेखक और सभी को मोहनजोदड़ो घुमा रहे थे, उन्होंने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना यानी कि म्यूज़ियम देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए। लेखक कहते हैं कि खंडरों से निकल करके वो उस साबुत इमारत में आ गए यानी कि बनी बनाई इमारत में आ गए जो टूटी फूटी नहीं थी। लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। लेखक कहते हैं कि लेकिन जो प्रदर्शित सामान है, जो सामान मोहनजोदड़ो से खुदाई में मिले हैं, वो आपको खंडरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बा स्कूल की इमारत हो। लेकर कहते हैं कि जो म्यूज़ियम है वो छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो यानी कि एक छोटा स्कूल का इमारत हो। सामान भी ज़्यादा नहीं है, अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। लेकर कहते हैं कि जो म्यूज़ियम में सामान है वो भी ज़्यादा नहीं है, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। लेखक कहते हैं कि अकेले मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी उसमें से जो निकली हुई चीज़ें हैं और जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं उनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। लेखक कहते हैं लेकिन जो भी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, वो चीज़ें यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रदर्शित हैं वो सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे वाद्य, चाक पर बने विशाल
मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। लेखक कहते हैं कि म्यूज़ियम में जो मोहनजोदड़ो से मिली हुई चीज़ें हैं उनमें काला पड़ गया गेहूँ है, तांबे हैं, कांसे के बर्तन हैं, मुहरे हैं, वाद्य है यानी कि जिनका इस्तेमाल बजाने के लिए होता था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, चाक पर बने विशाल मृदभांड है यानी कि चाक पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उन पर काले भूरे चित्र हैं, चौपड़ की गोटियां हैं, दिए हैं, मापतौल पत्थर है, तांबे का आईना है, मिट्टी की बैलगाड़ी है और दूसरे खिलौने हैं, 2 पाटन वाली चक्की है, कंघी है, मिट्टी के कंगन है, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार यानी रंग बिरंगे पत्थरों वाले हार और पत्थर के औजार हैं। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताते हैं कि कुछ सोने के गहने भी म्यूज़ियम में हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। लेखक कहते हैं कि एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा कि म्यूज़ियम में जो भी चीज़ें प्रदर्शित हैं उनमें औजार तो हैं लेकिन हथियार नहीं हैं। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूचे सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह के नहीं मिले हैं जैसे किसी राजा के महल में होते हैं हथियार। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंधन के तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि इस बात को लेकर, कौन सी बात को लेकर, कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में एक भी हथियार नहीं है, इस बात को लेकर जो विद्वान है वो सिंधु सभ्यता में जिस तरह से जो शासन हुआ करता था, जो सामाजिक प्रबंध था, उसके तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विद्वान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस समय हथियार नहीं यूज़ होते थे तो किस तरह से शासन किया जाता था, किस तरह से सामाजिक प्रबंध किया जाता था। वहाँ अनुशासन ज़रूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद ना रही हो। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में अनुशासन जरूर था लेकिन ताकत के बल पर नहीं था। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ ना रही हो, यानी कि विद्वान ये मानते हैं कि किसी भी तरह की सैनिक सत्ता शायद मोहनजोदड़ो में ना रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एकरूपता तक को कायम रखे हुए था। लेखक कहते हैं कि विद्वान ये कहते हैं कि लेकिन कोई अनुशासन ऐसा ज़रूर था जो नगर योजना बनाए हुए था, वास्तुशिल्प बनाए हुए था, मुहर ठप्पों का इंतज़ाम किए हुए था, पानी या साफ सफाई जैसी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको एक जैसा कायम रखे हुए था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है वो है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। लेखक कहते हैं कि दूसरी बात मोहनजोदड़ो के बारे में ये है कि सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से जो अलग करती है वो ये है कि मोहनजोदड़ो में प्रभुत्व या दिखावे बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाला यानी कि राजा का अपना एक तंत्र होता था, धर्म का एक अपना तंत्र होता था, इसकी ताकत को प्रदर्शित करने वाला महल है, उपासना स्थल है, मूर्तियाँ हैं और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर। लेखक कहते हैं हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं यानी कि महल नहीं मिले हैं, न मंदिर मिले हैं, न राजाओं महंतों की समाधियाँ। लेखक कहते हैं कि हड़प्पा में राजा की समाधियाँ नहीं मिली हैं, महंतों की समाधियाँ नहीं मिली हैं। लेखक अब यहाँ पर हड़प्पा के बारे में बताते हैं
यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रहीं। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर यानी कि राजा के सिर पर जो मुकुट है, जो ताज है, शायद उससे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में यानी कि मोहनजोदड़ो के लोगों की नाव बनावट में मिस्र की नाव जैसे होते हुए भी आकार में छोटी थी। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वो लो प्रोफाइल सभ्यता थी, यानी कि लेखक कहते हैं कि आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो में लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लेकिन लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति मोहनजोदड़ो में थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। लेखक कहते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि साधनों यानी जो चीज़ें थी और व्यवस्था थे उनको देखते हुए मोहनजोदड़ो शहर को समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, यानी कि फिर भी मोहनजोदड़ो की संपन्नता की बात कम हुई है। इसकी संपन्नता की बात कम हुई है शायद इसलिए कि इसमें यानी कि मोहनजोदड़ो में भव्यता का आडंबर नहीं है, यानी कि मोहनजोदड़ो में भव्यता का दिखावा नहीं है। दूसरी वजह ये भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। लेखक कहते हैं कि दूसरी वजह ये है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई पिछले ही सदी में उद्घाटित हो सकी। उनकी अनबुझ लिपि यानी कि मोहनजोदड़ो में जो लिपि है वो अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। लेखक कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, वो कला को ज़्यादा वैल्यू देते थे। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ थीं, मृद भांड थे यानी कि मिट्टी के बर्तन थे, उन पर चित्र बनाए गए थे, इंसान, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की चित्र, और जो मोहरें थी उन पर बारीकी से आकृति थी, खिलौने थे, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का यानी कि अच्छे अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है, यानी कि मोहनजोदड़ो में कला को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। लेखक कहते हैं कि एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी क्या थी? सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, यानी कि जो राजा का और धर्म का ना होकर वो समाज पोषित था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। लेखक कहते हैं चूँकि मोहनजोदड़ो में राज पोषित धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह मोहनजोदड़ो में कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि ये बारीक कशीदेकारी में काम आती होगी। लेखक कहते हैं कि अजायब घर में यानी म्यूज़ियम में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई बहुत सारी सुइयाँ मिली थीं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली थीं, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि ये बारीक कशीदेकारी में काम आती होंगी, यानी कि ये जो सुई है वो बारीक कशीदेकारी में, यानी कि इन सुई का इस्तेमाल करते हुए कपड़े पर फूल
या फिर चित्र बनाने में काम आती होंगी। कसीदाकारी मीन्स कपड़ों पर फूल बनाना, चित्र बनाने की जो कला है उसे कसीदाकारी कहा जाता है। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। लेखक कहते हैं कि याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, यानी कि दाढ़ी वाले राजा की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक यानी अट्रैक्टिव गुलकारी वाला दुसाला भी है। गुलकारी को कसीदाकारी भी कहा जाता है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। लेखक कहते हैं कि आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, लेकिन कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थीं। लेखक कहते हैं कि खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी के दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थीं। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, यानी कि जो दरी है या दरी का कोई नमूना है, इसके सबूत मोहनजोदड़ो से हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। लेखक कहते हैं कि शायद कभी जो सबूत हैं, जो दरी के नमूने या सबूत हैं, वो हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है? क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेखक कहते हैं कि जो मौजूदा खंडहर हैं उनको बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।